नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण का मतदान होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है। कल सुबह से बिहार में पहले चरण के मतदान के तहत बिहार की 121 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा और कल शाम तक इन 121 सीटों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा और इसके बाद 11 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का मतदान होगा 122 सीटों पर और 14 नवंबर जिस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, उस दिन चुनावी नतीजों की घोषणा होगी, काउंटिंग के नतीजे आएंगे और उस दिन ये पता लगेगा कि इन दोनों चरणों में बिहार की जनता ने किसे जनादेश दिया है, बिहार की जनता ने किस गठबंधन को चुना है, बिहार की जनता ने किस नेता को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए चुना है। लेकिन इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव जितना कंफ्यूजिंग नजर आ रहा है दोस्तों, इससे पहले कभी भी बिहार का विधानसभा चुनाव इतना कंफ्यूजिंग नजर नहीं आ रहा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव तो लड़ा, अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताकर चुनाव तो लड़ा, लेकिन तमाम लोगों को पता था कि चिराग पासवान अपने इस दांव से सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को और जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसमें किसी को भी रत्ती भर भी शक नहीं था और जब नतीजे आए तो यह बात साबित हो गई कि 135 सीटों पर लड़कर चिराग पासवान ने सीटें तो सिर्फ एक हासिल की, सीटें की बजाय सीट कह सकते हैं कि एक सीट हासिल की, लेकिन 6.5% वोट हासिल करके जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी का एक तरह से उन्होंने बंटाधार कर दिया था, एनडीए गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। लेकिन इस बार ऐसी उहापोह की स्थिति है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके साथ रहकर किसको चुनाव हराने के लिए लड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बिहार से लोकसभा सांसद, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री एक व्यक्ति ये चाहते हैं कि सम्राट चौधरी चुनाव न जीते। खैर, बीजेपी के अंतर विरोधों को लेकर ये स्टोरी मैं आपके सामने लेकर नहीं आया हूं। स्टोरी का सबसे बड़ा जो एंगल है, बीजेपी कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो बीजेपी कैंपेन चला रही है उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार आ रही है 14 नवंबर को, एनडीए सरकार को वोट कीजिए, एनडीए सरकार की वापसी होगी, एनडीए सरकार को बनाइए। और वहीं दूसरी तरफ जब से भारतीय जनता पार्टी ने इसको कहना शुरू कर दिया, या यूं कहूं कि जब से अमित शाह ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि बिहार में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला विधानसभा चुनाव के बाद जीते हुए विधायक और विधायक दल के नेता, जो कि एनडीए गठबंधन में शामिल विधायक दल के नेता होंगे, वो तय करेंगे। तब से जनता दल यूनाइटेड रोजाना सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बार बार ये लिख रहा है, डेली लिख रहा है कि इतने दिन बचे फिर से नीतीश सरकार, इतने दिन बचे फिर से नीतीश सरकार। तो बीजेपी कह रही है एनडीए सरकार, जनता दल यूनाइटेड कह रही है नीतीश सरकार, लेकिन इस उहापोह की स्थिति के बीच में जनता दल यूनाइटेड के दो बड़े नेता, जो कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं जेडीयू के कोटे से, जनता दल यूनाइटेड के अतीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, और दूसरे नेता जो कि वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है और इस राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी के साथ मोल भाव करने का, बार्गेनिंग करने का इनका ही जिम्मा था, इनकी ही जिम्मेदारी थी। ये दोनों नेता अमित शाह के सुर में सुर मिलाते हुए वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह से सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो बड़े आराम से उन्होंने कहा कि अमित शाह कह चुके हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद जीते हुए विधायक ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी ये दोनों नेता लल्लन सिंह और संजय झा अमित शाह की भाषा बोल रहे हैं और इसलिए बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव जीतकर भी नीतीश कुमार हारने वाले हैं? क्या एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने के बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं? और क्या एनडीए गठबंधन को बहुमत हासिल होने के बाद भी अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वो बड़ी आसानी से इस बात को पचा लेंगे, हजम कर लेंगे, या यूं कहूं कि स्वीकार कर लेंगे? और अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या
लल्लन सिंह और संजय झा का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार की पार्टी को ठीक उसी तरह से तोड़ने जा रही है जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करके उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह से अजीत पवार का इस्तेमाल करके उनकी चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के अंदर अपना एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ढूंढ लिया है? क्या लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले एकनाथ शिंदे या फिर एकनाथ शिंदे या फिर अजीत पवार हो सकते हैं? और अगर ये एकनाथ शिंदे होंगे लल्लन सिंह यानी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर उन सम्राट चौधरी का क्या होगा जिनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ये कह चुके हैं कि आप सम्राट चौधरी को चुनाव जितवाइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। और अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी लल्लन सिंह के सामने नहीं रखी गई है तो फिर आखिर उनके पीछे कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सा उनको टॉनिक दे दिया गया है, कौन सा झुंझुना उनको थमा दिया गया है जिसके बल पर वो नीतीश कुमार से लड़ने भिड़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के रोड शो में, पटना के रोड शो में जाने से इंकार करते हैं तो नीतीश कुमार की जगह पर नरेंद्र मोदी के बगल में लल्लन सिंह नजर आते हैं 2 नवंबर को पटना के रोड शो में। 3 नवंबर को लल्लन सिंह मोकामा पहुंच जाते हैं अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में और वहां वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मोकामा में अनंत सिंह के पक्ष में रोड शो करते हुए नजर आते हैं, बयान देते हैं कि विरोधियों को घर से बाहर मत निकलने देना वोट देने के दिन। आखिरकार जब वीडियो वायरल होता है तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है, तो एफआईआर दर्ज करवा दिया जाता है लल्लन सिंह के खिलाफ। तो ये बिहार की चुनावी राजनीति सीधे तौर पर उलझती हुई नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर अगर मैं कहूं तो बिहार का यह चुनाव बिहार में सिर्फ मुख्यमंत्री तय करने के लिए नहीं हो रहा है, बिहार का यह चुनाव सिर्फ यह तय करने के लिए नहीं हो रहा है कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, कौन सरकार बनाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बल्कि बिहार का यह चुनाव इस बात को भी तय करेगा कि आने वाले दिनों में देश की गद्दी पर राज कौन करेगा। क्या जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और अगर मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के सम्राट चौधरी को नहीं मिलेगा तो फिर क्या वो इस पार्टी में बने रहना पसंद करेंगे? क्या लल्लन सिंह अलग पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ बने रहेंगे या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना ज्यादा पसंद करेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बिहार की राजनीति के धुरंधर नेता माने जाने वाले, बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले नीतीश कुमार क्या वाकई इतने अक्षम हो चुके हैं कि वो अपनी पार्टी को बचा ना पाए? ध्यान दीजिए, पिछले 1.5 महीनों के दौरान नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने की खबर कहीं भी नहीं चली। नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। जब उनके सिटिंग सीटों को एलजेपी के खाते में दिया गया, नाराज हुए, संजय झा को बुला के फटकार लगाई, वो सीटें उन्होंने वापस ली। जब मौसम खराब होने के बाद लगातार कई दिनों की बारिश होने के कारण अन्य दलों के नेता चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे थे, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे थे, तो 250 किलोमीटर उन्होंने बाई रोड सफर किया। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में वो सड़क पर उतरकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। हर तरफ नीतीश कुमार सक्रिय नजर आए, एक के बाद एक चुनावी रैलियां, एक के बाद एक रोड शो, एक के बाद एक धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आए और जनता दल यूनाइटेड के कैडर मतदाताओं को साधने की कोशिश करते हुए नजर आए। तो क्या वो नीतीश कुमार इतनी आसानी से अपनी पार्टी को अपने हाथ से चले जाने देंगे? और इसके साथ ही ये सवाल उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं, यानी अपने 12 लोकसभा सांसदों में से 9-10 को भी अपने साथ बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो लल्लन सिंह और बाकी को उनके हाल पर छोड़ देते हैं और जीते हुए विधायकों का बहुमत अगर उनके साथ रहता है, अगर वो अपनी पार्टी को बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो तब भी क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे? और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, तो क्या एक बार फिर से अपने भतीजे के साथ चले जाएंगे? क्या चुनाव जीतने के बाद, एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार फिर दूसरे दल के साथ यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पहले 2 बार ऐसा नीतीश कुमार कर चुके हैं। जीते भाजपा के साथ, बाद में जाकर सरकार बना ली लालू यादव के साथ, जीते लालू यादव के साथ और बाद में जाकर सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब नीतीश लालू के संबंध, नीतीश और लल्लन सिंह के संबंध याद कीजिएगा, लालू यादव ने सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि बाकी के मुंह में दांत होते हैं लेकिन नीतीश कुमार के पेट में दांत है।
याद कीजिएगा जब लल्लन सिंह नीतीश कुमार से अलग हुए तो ये कहते हुए नजर आए, ये तमाम वीडियो वायरल है कि नीतीश कुमार के पेट में कहां कहां दांत है ये उन्हीं को पता है, क्योंकि 22 साल 24 साल नीतीश कुमार के साथ रह चुके हैं और वो एक एक दांत को निकाल देंगे। तो इस बार नीतीश कुमार के दांत गिनते हुए कौन नजर आएगा 14 नवंबर के बाद, लालू यादव या उन्हीं की अपनी पार्टी के नेता लल्लन सिंह। और अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं, अपना मुख्यमंत्री का पद बचा पाने में कामयाब हो जाते हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं, फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, तो क्या वो सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री बनकर संतुष्ट रह जाएंगे? याद कर लीजिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के साथ वो इस देश के अलग अलग राज्यों में गए, तमाम मुख्यमंत्रियों पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की, अखिलेश यादव से मुलाकात की, पश्चिम बंगाल जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात की, तमिलनाडु जाकर स्टालिन से मुलाकात की, तेलंगाना जाकर केसीआर से मुलाकात की, आंध्र प्रदेश जाकर जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की, उड़ीसा जाकर नवीन पटनायक से मुलाकात की, तमाम नेताओं से मुलाकात करके उन्होंने इंडिया गठबंधन का एक खाका तैयार किया। तो एक बार फिर से जब वो इंडिया गठबंधन में वापस आएंगे तो क्या सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वापस आएंगे, या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी के साथ अपना हिसाब किताब पूरा करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि तब वो आंध्र प्रदेश जाकर चंद्रबाबू नायडू से भी मिलने की कोशिश करेंगे, वो महाराष्ट्र जाकर एकनाथ शिंदे और अजित पवार से भी मिलने की कोशिश करेंगे, वो उत्तर प्रदेश आकर जयंत चौधरी से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हालांकि जयंत चौधरी से मुलाकात दिल्ली में भी हो सकती है। और फिर वो पूरी कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार जिन नेताओं, जिन राजनीतिक दलों, जिन सांसदों के समर्थन पर टिकी हुई है, उन सांसदों को एकजुट करके या तो इंडिया गठबंधन के पाले में ले जाया जाए या अलग से एक मोर्चा बनाकर नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलाई जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार का यह विधानसभा चुनाव इस बार सबसे रोचक चुनाव है, सबसे दिलचस्प चुनाव है, सबसे ऊहापोह भरा चुनाव है। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये तय मानकर चल लीजिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है, अपने पार्टी का वजूद बचाने की लड़ाई है। और अगर नीतीश कुमार अपने आप को बचा पाने में कामयाब होते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार को बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यानी बिहार के मतदाता जो 6 नवंबर को वोट करेंगे, वो जो 11 नवंबर को वोट करेंगे, वो सिर्फ अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट नहीं करेंगे, बल्कि वो ये भी तय करेंगे कि देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। तो इस स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आपको वाकई लगता है कि नीतीश अपनी पार्टी को बचा पाने में कामयाब हो जाएंगे, नीतीश अपने मुख्यमंत्री पद को बचा पाने में कामयाब हो जाएंगे, या आपको लगता है कि अगर वो दोनों चीज बचा पाने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार की कुर्सी हिलेगी, नरेंद्र मोदी हिलते हुए नजर आएंगे, बिहार में किसकी विदाई होगी, कौन किसके साथ होगा? इस दिलचस्प लड़ाई को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जैसा कि मैंने अपील की, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, अनुरोध, देखते रहिए युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार।